Good morning, students. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Let us start with today's lecture. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yesterday we have discussed the formula of finding the Laplace transform of a derivative of a function. अगर कोई फंक्शन f of t है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुमको मालूम है तो उसका कोई भी किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसका ट्रांसफॉर्म भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. क्या फॉर्मूला बनेगा वो मैं बता दी थी और जो स्पेशल केसेस हम जनरली यूज करते हैं वो भी बता दी. ठीक. Now let us today note the formula for transform of integral. The transform फॉर्मूले लिखा हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलेस को हम कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. Suppose you have, again we are taking the condition that we are going to denote the Laplace transform of f of t as f bar of s. ठीक. और suppose तुमको f of t को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to t. और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुमको फाइंड करना है. You have to find the Laplace transform of 0 to t f of t. ठीक. You have to find the Laplace transform of 0 to t f of u भी लिख सकते हो इसको, f of t भी लिख सकते हो. इट वुडंट मैटर, है ना. जिसके टर्म्स में लिख रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो. और लिमिट, एक लिमिट वेरिएबल रहता है t और दूसरा लिमिट जो है वो 0 रहेगा. ठीक है. ऐसा अगर टर्म है तुम्हारे पास, एक लिमिट 0 है और दूसरा लिमिट वेरिएबल है और तुमको तुम्हारे गिवन फंक्शन जिसका तुमको पहले से ट्रांसफॉर्म मालूम है उसी को इंटीग्रेट करना है अगर, तो ये इंटीग्रेशन बिना सॉल्व किए भी हम इसका ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. And that will be given as f bar of s upon s. ठीक. तो बहुत इजी फॉर्मूला है. अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन f of t जिसका ट्रांसफॉर्म तुमको मालूम है और उसका जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to t f of u du, इसका अगर तुमको ट्रांसफॉर्म का फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, जो तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फंक्शन का उसको डिवाइड कर देना है s से. ठीक. अब यही चीज है प्रोसेस. अगर सपोज एक बार इंटीग्रेट करने की जगह अगर दो बार इंटीग्रेटेड फंक्शन है 0 to t f of u du, फिर उसको फिर से इंटीग्रेट कर रहे हो 0 to t, तो क्या होगा, ये जो टर्म है फंक्शन वो आ जाएगा f bar of s अपॉन s स्क्वायर. जितनी बार इंटीग्रेट होता जाएगा उतनी बार 1/s से मल्टीप्लाई करते जाओगे तुम ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन. ठीक. और ये ध्यान रखना जरूर कि लिमिट जो है वो 0 to t ही होना चाहिए. अगर लिमिट 0 to t के फॉर्म में यानी 0 to है वेरिएबल फॉर्म, उसी फॉर्म में अगर रहेगा तभी हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं. अगर यहाँ पे लिख देगा मेरे पास 0 to 1 f of x dx, और सपोज मुझे f of x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मालूम है पहले से, f bar of s जो भी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड कर सकती. आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय दिस फॉर्मूला. I will require the integral first. जो इंटीग्रेटेड फंक्शन आएगा उसका फिर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा. अगर लिमिट 0 to t के अलावा किसी भी और फॉर्म में हो, 0 to 1 हो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो, कोई भी और फॉर्म में हो 0 to t के अलावा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे. तो ये चीज ध्यान रखना है हमको कि फॉर्मूला जो है वो स्पेसिफिक है फॉर द लिमिट 0 to t ओनली. ओके. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नोट कर लेते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये सारे फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस एक साथ में बताऊंगी. ये सारे और मतलब तुम्हारे तुमको ये मतलब क्या बोलते हैं, हेल्प करेंगे कोई भी तरह का फंक्शन जो है उसको सॉल्व करने के लिए या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. ठीक. तो नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय x, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय t to the power n. ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f of t multiplied by t to the power n. ठीक. यानी क्या बोल रहे हैं फिर से, हमको f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है f bar of s, और सपोज हमको ऐसा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिसमें एक ऐसा फंक्शन का निकालना है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. एक फंक्शन उसमें f of t है और दूसरा फंक्शन उसमें t to the power n है. ठीक. तो हम इसका ट्रांसफॉर्म भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं. जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था ना, एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा फंक्शन अगर हमारे पास कोई और फंक्शन f of t, तो इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग
फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर एक फंक्शन t टू द पावर n है और दूसरा फंक्शन f ऑफ t है, तो इसका भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज गिवन एज -1 टू द पावर n d टू द पावर n अपॉन ds टू द पावर n f बार ऑफ s। यानी कि जो ये ट्रांसफॉर्म f ऑफ t, उसको s के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। n क्या है? द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पॉलिनोमियल टर्म यू हैव मल्टीप्लाइड। ठीक, और -1 का पावर भी उतना लेना होगा। यानी कि ये क्या होगा, जो वैल्यू है वो ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो माइनस में मिलेगी और n की वैल्यू इवन होगी तो प्लस में। ठीक है, yes, anybody is saying something? No? Okay, so let us continue. So ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला t टू द पावर n से मल्टीप्लाइड वाला। एक और लास्ट इस टॉपिक में तुमको फॉर्मूला देखना है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय t। ठीक, डिवाइडेड बाय t जब हो जाता है, मतलब अगेन हमको f ऑफ t का ट्रांसफॉर्म मालूम है f बार ऑफ s है, तो अगर हमको मिल रहा है फंक्शन f ऑफ t अपॉन t, then this will be nothing but integration of the function f bar of s within the limit s to infinity। s टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी लिमिट थोड़ा याद रखना है अच्छे से। जब हमको इंटीग्रेटेड फंक्शन का ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, मतलब f ऑफ t जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगा, तो वो इंटीग्रल का लिमिट 0 टू t होना चाहिए। और जब हमको ट्रांसफॉर्म के बाद आंसर में इंटीग्रेशन मिल रहा है, तो वहां पे लिमिट s टू इंफिनिटी होना चाहिए। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना है हमको। लिमिट जब f ऑफ t का है तो वो क्या होना चाहिए, 0 टू t। ठीक, जब f बार ऑफ s का है तो क्या होना चाहिए, s टू इंफिनिटी। ठीक, अब ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। अब इसी फॉर्मूले को हम और जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास f ऑफ t को जो है t स्क्वायर से डिवाइडेड है, इंस्टेड ऑफ t इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, देन वी विल बी गेटिंग s टू इंफिनिटी f बार ऑफ s ds, मतलब दो बार इंटीग्रेट करना है। वैसे ही जितना भी यहाँ पे t का पावर बढ़ता जाएगा, उतनी बार हमको इस टर्म को इंटीग्रेट करना रहेगा, हर बार लिमिट s टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलेज है इनको भी सारे को एक साथ लिखना है। सारे ये फॉर्मूलेज तुमको याद होने चाहिए। इन सब फॉर्मूलेज को एक साथ लिख देना और रिलेट करके पढ़ते जाओ तो तुमको याद हो जाएगा। तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन ये को कुछ अगर तुम लोगों को सिमिलरिटी दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो, जब मेरे को डिफ्रेंशिएट करना था एफ ऑफ टी को, तो यहाँ तो फंक्शन में एस टू द पावर एन का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, और वहीं पे जब हम टी टू द पावर एन के फंक्शन का ट्रांसफॉर्म गिव्स यू प्रोडक्ट, इस तरह से याद रखोगे तो इजी आएगा। वैसे ही इंटीग्रेट करना है जब, तो एस स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, और जब इंटीग्रेट एस टी से डिवाइडेड वाले का ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इंटीग्रेट करना है। तो मतलब डिवाइड बाय एस यू विल बी गेटिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय टी द ट्रांसफॉर्म फंक्शन will have to be integrated like this। ठीक, तो रिलेट करके पढ़ना तो ये याद हो जाएगा फॉर्मूला। लिमिट्स एकदम ध्यान रखना, 0 टू t होना ही चाहिए, तभी हम उसका ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। और अगर हमको ट्रांसफॉर्म फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, देन इट्स लिमिट शुड बी s टू इंफिनिटी। ओके, तो ये फॉर्मूलेज है। अब देखते हैं इनको कैसे हमको यूज करना रहता है। ठीक, अभी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे जहां ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज होंगे, फिर एप्लीकेशन में हम जाके देखेंगे कि कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन जरा नोट करो। यस, नोट दिस क्वेश्चन। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin square t square into, नहीं, t into sin square t का ही पहले निकालो। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
फर्स्ट टर्म t इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो है t इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में देख के हमको पता चल रहा है यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो रहे हैं। तो यानी डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े वो तो डायरेक्ट यूज नहीं होंगे, जो हमने पहले सेट ऑफ फॉर्मूलाज पढ़े थे वो डायरेक्टली यूज नहीं होंगे। दूसरा ये भी दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये भी अपना स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हो गए। तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लूंगी। तो क्या टर्म्स लिख सकते हैं, सपोज हमारे गिवन फंक्शन जो है उसको हम ले लेते हैं, लेट f of t is denoting the given function that is t into sin square t, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, ये sin square t जो है इसको हम स्क्वायर से मल्टीपल में ला सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे, sin square t को कैसे रिप्लेस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, वन माइनस cos 2t, यस 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये आ जाएगा t इंटू 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, उसका तो हमारे ये में आएगा नहीं, तो हमारे पास दो टर्म्स आ रहे t माइनस t इंटू कॉस 2t, ठीक। इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है t है सिर्फ, तो t का तो डायरेक्टली हमको मालूम है, फॉर्मूला है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इस टर्म का क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है t टू द पावर n इंटू एफ ऑफ t, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैं पहले ये इसको इतना लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं जो फंक्शन जिसका हमको जो t से मल्टीप्लाइड है उसको ले लो और उसका ट्रांसफॉर्म निकाल लो, ठीक है। लेट g of t is denoting the function cos 2t, ठीक। then Laplace transform is g bar of s, और कितना आ जाएगा बताओ मुझे, cos 2t का ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, cos 2t का ट्रांसफॉर्म जल्दी से बताओ मुझे, yes s upon s square plus 2 square that is 4, ठीक। तो g bar of s मिल गया, अब हम अप्लाई करते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, क्या मिल जाएगा हमको, L of f of t which is f bar of s is equal to 1/2, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लिनियरिटी प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, कांस्टेंट को बाहर ले लिया और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दी फंक्शंस को ले लेते हैं, यानी ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into cos 2, right, or that is you can write it 1/2 Laplace transform of t minus Laplace transform of t into g of t, क्योंकि हमने g of t से डिनोट किया था cos 2t को, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर भी डाल देना, 2 and 3 इसको डाल दो। So from equation 2 you can write it the second term as Laplace transform of t into g of t, ठीक। अब यहाँ साइड में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन कौन सा यूज होगा, पहला फॉर्मूला यूज होगा L of t to the power n, और वो क्या होता है, L of t to the power n कितना होता है बताओ, n factorial by s की power n plus 1, n factorial upon s to the power n plus 1 when n is integer, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, पहला टर्म 1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 फैक्टोरियल, यस 1 अपॉन s स्क्वायर, ठीक। अब सेकंड टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हमने लिखा t टू द पावर n f of t इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, -1 का पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f bar of s with respect to s, ठीक। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, t का पावर जो है वो यहाँ n है, यानी कि यहाँ आ जाएगा -1 का पावर 1
डी मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार, क्योंकि टी का पावर 1 है। किसको डिफरेंशिएट करना है, इसके साथ प्रोडक्टेड फंक्शन के डेरिवेटिव के ट्रांसफॉर्म का। जी ऑफ टी यहाँ लिखा है तो जी बार ऑफ एस को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब जी बार ऑफ एस की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी, उसको यहाँ पुट कर लो, 1 बाई एस स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ जी बार ऑफ एस कितना आया था, इक्वेशन 3 से लिख लो, आई थिंक एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 था क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक। अब ये टर्म जो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन बाय जो है प्रोडक्ट रूल वाला नहीं, डिवीजन रूल वाला लगेगा यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है, मैं करके बता रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां जो आएगा वो करके देखना, ठीक है। यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर क्या आता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2s, ठीक। ये आ जाएगा 1/2 इनटू 1/s स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा एफ बार ऑफ एस। समझ में आया? तो अब देखो जो जो क्वेश्चंस अब आएंगे उसमें अब पहले एक्सरसाइज के फॉर्मूलेज भी यूज होंगे और अभी जो फॉर्मूलेज में बताई वो भी यूज होंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो फिर। अभी टी से मल्टीप्लाइड वाला हमने देख लिया, चलो एक और टी से मल्टीप्लाइड वाला करके देख लेते हैं। ये वाला करो, टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2t। सो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 फंक्शंस आ जा रहे हैं, है ना। इनमें से ये तो टी के फॉर्म में, तो मुझे मालूम है ये वाले के लिए क्या कंडीशन लगती है, जब भी टी से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, जो बाकी फंक्शन है जिससे ये मल्टीप्लाइड है उसके ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इतना बस याद रखते, दिमाग में रख के करते जाओ, ठीक। अब दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो वो भी हमको मालूम है कि बाई फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला 2 टर्म हम एक साथ ले लेंगे और बाय शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद के जो फॉर्मूला है वो अपने आप लगा देंगे, ठीक। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो सोल्यूशन है पूरे टर्म का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एक स्टेप में नहीं मिलेगा, 2 स्टेप में मिलेगा, है ना। तो सपोज मैं सबसे पहले गिवन फंक्शन को ले लेती हूँ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी मेरे पास दिया हुआ है टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2t, ठीक। अब टी स्क्वायर इंटू फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाने के लिए पहले मेरे को इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, सॉरी ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक। तो मैं पहले इसको अज्यूम कर लेती हूँ, लेट दिस फंक्शन तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है वो जी ऑफ टी है, ठीक। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, जी बार ऑफ एस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था ना हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर at साइन bt। क्या फॉर्मूला था बताओ तो जरा, किसी को याद है? B by S minus A का whole square plus B square. यस। देखो अगर तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं भी है तो अपना कॉपी जहां नोट किए हो या बुक जो अगर सामने रखे हो उसमें से पलट के फिर से फॉर्मूले को देखो, बार बार फॉर्मूले को देखते रहोगे तो अपने आप याद होगा। ये पूरा यूनिट वेस्ट है तुम्हारा पढ़ना अगर तुमने फॉर्मूले याद नहीं किए तो, ठीक। कुछ समझ नहीं आने वाला, आगे आगे और फॉर्मूलेज ऐड अप होते जाएंगे और तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या कर डाला हमने, ठीक है, जब तक कि तुमको पुराने फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे।
तो अच्छे से जाके पुराने फॉर्मूलेस देख लो, वो अच्छे से याद रहेंगे तो आगे आगे समझने में बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा नया फॉर्मूला था, हमने इसको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा लें अगर, तो क्या आ जाएगा, इसको भी इक्वेशन नंबर डाल लेना, ये 2 है और ये आ जाएगा g बार ऑफ s इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन s माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ जा रहा है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, पुट इट इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम लोग ट्रांसफॉर्म फिर से लगाते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, हमारे पास आ जाएगा f बार ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इंटू g ऑफ t। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने जो t स्क्वायर के साथ जितना फंक्शन था उस पूरे को g ऑफ t ले लिया था। ठीक, तो अब फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इंटू f ऑफ t इज इक्वल टू -1 to the power n nth derivative with respect of f bar of s। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गई 2, तो -1 का पावर 2 हो गया। ठीक, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग अपने गिवन फंक्शन को, तो फंक्शन क्या आया हमारे पास 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13। ठीक, इस टर्म को हमको एक बार नहीं अब 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और बाहर रहने देते हैं, -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार को रहने देते हैं और एक बार डिफरेंशिएटेड टर्म को लिखते हैं। बताओ मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, करके बताओ। 2 तो कांस्टेंट हो गया, 2 को चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, माइनस हाँ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। -2s प्लस 6, यस राइट, -2s प्लस 6 है ना, माइनस कॉमन रहेगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हाँ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत इजी था, सिंपली बोला तो ये u अगर मान ले पूरे डिनोमिनेटर को, तो ये u का पावर -1 है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ u का पावर -2, u का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख लेंगे तो वो आ जाएगा 2s प्लस 6। ठीक, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन हमारे पास। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, -2, अब 2s प्लस 6, इसमें से भी अगर चाहो तो कॉमन ले लो या बाद में भी ले सकते हो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे s के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग को डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही फंक्शन s के दिख रहे हैं, तो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का पावर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर आएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो आएगा 2 माइनस न्यूमरेटर दैट इज 2s प्लस 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहले होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 टाइम्स द टर्म यानी कि s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, फिर s स्क्वायर प्लस 6s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s प्लस 6 एंड जस्ट सिंपली डिफरेंशिएटिंग, नथिंग न्यू। अब इसके बाद, इसलिए मैंने ये स्टेप करके दिखाया क्योंकि इसके बाद आगे का जो सिंप्लीफिकेशन, हमको न्यूमरेटर पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना रहेगा, ऐसा छोड़ने से नहीं चलेगा हमारा काम। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने से पहले हमेशा याद से जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन निकाल लेना, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना आगे, नहीं तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, यहाँ जैसे मेरे को दिख रहा है कि 2 कांस्टेंट 2 और s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 टू द पावर 1, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 इंटू, अब क्या बचा यहाँ पे देखो, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13, फर्स्ट टर्म से बस एक टर्म बच गया और दूसरे टर्म से बचा 2s प्लस 6 इंटू
2s plus 6, that is 2s plus 6 whole square. So that will be, ये टर्म पूरा सॉल्व करना है तुमको, है ना? पूरा सॉल्व करके मेरे को बताओ तो क्या आंसर आ रहा है। एक टर्म तो यहां से कैंसिल हो गया, ये आया -4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल क्यूब, ये आया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या आ रहा है सॉल्व करके तुम लोग बताओ। 2s प्लस 6 का होल स्क्वायर ओपन करो और उसके बाद माइनस करके बताओ। थ्री एस स्क्वायर प्लस 18s प्लस 23। -3s आएगा ना? हाँ वो माइनस कॉमन ले लिया मैम। हाँ, -3s प्लस -3s माइनस 18s माइनस 23 आएगा तो माइनस कॉमन लिए थे। -20 23 23 ओके 18s 18s 3s स्क्वायर है ना? -3s स्क्वायर माइनस 18s माइनस 23, यस मैम। ऐसा आ रहा है सबका? देखो सब लोग खुद से करो भाई, देखो यहाँ पे लंबे लंबे कैलकुलेशन है, उनको तुमको करना जरूरी है एग्जाम में, तभी जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस माइनस कॉमन लेके 4 बन जाएगा न्यूमरेटर, 4 इंटू 3s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 23 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल क्यूब। ये तुम्हारे गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। देख लिया? तो हमने t से मल्टीप्लाइड या t टू द पावर n से मल्टीप्लाइड के दो क्वेश्चंस बना लिए। अब हम लोग जरा दूसरा वाला देखते हैं, t से डिवाइड वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हाँ बोलो। मैम वो पूछ रहा था मैं कि अगर मैं एक फंक्शन, जैसे दो फंक्शन आ रहे थे पहले टी स्क्वायर और e की पावर -3t इंटू साइन 2t आ रहा था, तो हाँ। मैं अगर e की पावर -3t और वाली फंक्शन को एक बार में डायरेक्ट निकाल दूंगा तो उससे चलेगा कि अलग से निकाल के दिखाना होगा? डायरेक्ट मतलब मैं नहीं समझी। मैं कहना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से उसका वो लिख दूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दूंगा बिना मतलब प्रोसेस दिखाए, तो चलेगा ना? हाँ, मैं तो अभी वैसे ही तो बताई हूँ, ठीक है मैम, बस वही पूछ रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट तो बताया तुम लोगों को, जहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है ना वहाँ डायरेक्ट, क्योंकि लाप्लास में देखो एक क्वेश्चन जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें इस तरह के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल क्वेश्चन से बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तुम लोग को पार्ट 1 और 2 ऐसे टाइप का रहेगा, जैसे पार्ट 1 में पूछेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पार्ट 1 में एक फंक्शन, फिर पार्ट 2 में एक और फंक्शन, यानी कि 2 पार्ट तुमको सॉल्व करने रहेंगे, है ना? तो 4 नंबर के लायक सॉल्व करना है। अगर उसमें तुमने फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं किया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके बताया तुम लोगों को, तो काफी लेंदी मतलब काफी नहीं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा और इसको अप्लाई कर दिया। तुम ये भी कर सकते हो कि इसको फर्स्ट शिफ्टिंग लगा के पर सॉल्व करो, लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कई बार बुक में ऐसा भी दिया रहता है कि ये जो ये है प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का तो कोई ऑर्डर नहीं रहता, मैं इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ, e to the power -3t t स्क्वायर sin 2t, इस तरह से। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, पहले ये पार्ट सॉल्व करूंगी, यानी sin 2t का पहले ट्रांसफॉर्म निकाल लूंगी 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, इसको पहले मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर लूंगी s के रेस्पेक्ट में, उसके बाद फिर ये वाला जो फर्स्ट शिफ्टिंग वाला जो कंडीशन है उसको सॉल्व करूंगी। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब कि क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएटेड टर्म आएगा उसमें जहां जहां s है वहां s प्लस 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, किसी को वो इजी लग भी सकता है, बुक में देख लेना इस तरह से किया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी सही है, तुमको जो इजी लगता है उससे कर सकते हो। ठीक, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा वाला टर्म पहले अप्लाई करना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, यू कैन टेक प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एट अ टाइम। ठीक है, यस मैम। okay, chalo, note the next one then. Find the Laplace transform of e to the power at
माइनस e to the power bt, सॉरी e to the power minus at है, e to the power minus bt अपॉन t। मतलब अब हम लोग देखते हैं अपॉन t वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगाना ही सिखाना है, बाकी है तो इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो इसको जब सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो जो हमारा फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर में दो फंक्शंस हैं जो कि उनके बीच में साइन क्या है, माइनस साइन, तो वो तो फर्स्ट शिफ्टिंग सॉरी लिनियरिटी से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पूरा न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको मैं एक फंक्शन ले लूं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, इफ आई अज्यूम लेट नहीं जैसा है वैसे लिख लेते हैं, लेट f of t is denoting the given function e to the power minus at minus e to the power minus bt upon t। तो मुझे क्या फाइंड करना है, बार ऑफ s फाइंड करना है। ठीक, अब ये जो न्यूमरेटर का फंक्शन है ये पूरे का पहले हम ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर f of t अपॉन t वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ठीक, वही चीज तुमको क्वेश्चन देख के समझ नहीं रहेगी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा करके, तो उसको कहाँ पे ब्रेक करना है मुझे। अब क्या होगा, पहले वाले एक्सरसाइज में क्या हो रहा था, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देखते थे और फॉर्मूला लगा देते थे, है ना। यहाँ पे अब हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना सीखना होगा कि कौन सा पार्ट मुझे पहले सॉल्व करना है। मुझे डायरेक्टली इस टर्म में एल ऑफ एफ ऑफ टी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, उसके लिए पहले मेरे को एक और स्टेप से जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वी विल बी टेकिंग लेट g of t is denoting the numerator function, जिससे हम ये फॉर्मूला लगा सके, इसीलिए g of न्यूमरेटर को एक नया फंक्शन ले लिया हमने, e to the power minus at minus e to the power minus bt। अब पहले मैं इसका ट्रांसफॉर्म निकालूंगी फिर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है देखो, g bar of s, बताओ तो मुझे क्या आएगा ट्रांसफॉर्म, 1 by s plus a minus 1 by s plus b। यस बहुत इजी है, दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power at का which gives you 1 upon s minus a, so accordingly you will get first term 1 upon s plus a minus 1 upon s plus b, put it equation number 3। ठीक, अब सेकेंड फॉर्म को फॉर्मूला लगाना होगा when we are taking the Laplace transform of the equation 1, ये हो जाएगा f bar of s is equal to Laplace transform of g of t upon t, क्योंकि हमने न्यूमरेटर के फंक्शन को g of t ले लिया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t अपॉन t। ठीक, तो ये फॉर्मूला बताई थी मैं, जब t से डिवाइड होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, जब t से मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएट करना होगा, जब t से इंटीग्रेट डिवाइड होगा तो इंटीग्रेट करना होगा। ठीक, और इंटीग्रेट जो है वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा, लिमिट्स पता होगी, क्या लिमिट लेना है हमको, s टू इंफिनिटी, f बार ऑफ s का हो रहा है तो s टू इंफिनिटी, f ऑफ t का हो रहा है तो 0 टू t। ये बार बार बोल रही हूँ मैं, याद करना, इसको गलती, इसमें गलती मत करना, इसमें अगर तुमने लिमिट को 0 टू t लिख दिया या 0 टू s लिख दिया तो वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है इंटीग्रल का लिमिट क्या होगा, s टू इंफिनिटी। ठीक, सो अकॉर्डिंगली हियर द फॉर्मूला बिकम्स लिमिट s टू इंफिनिटी g बार ऑफ s ds। ठीक, अब g बार ऑफ s की वैल्यू हमको इक्वेशन 3 से मिल जाएगी, यू विल हैव 1 अपॉन s प्लस a minus 1 upon s plus b, this function has to be integrated with respect to s। ठीक, इंटीग्रेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, log of s plus a log of mod of s plus a। यस, दोनों लॉग में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास log of s plus a माइनस log of s plus b। यहाँ पे मॉड की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ये में पढ़े डेफिनेशन में, तो हम लोग जब भी s लिखते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है उससे s जो है वो बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए मॉड की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो इसको एक और लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगा ले, लॉग ऑफ a माइनस लॉग b इज लॉग ऑफ a अपॉन b, सो ये बन जाएगा s प्लस a अपॉन s प्लस b। ठीक, अब इसमें मुझे लिमिट पुट करनी s टू इंफिनिटी,
Now you check it that for s you can directly put the limit, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंफिनिटी वाला लिमिट क्या इसमें पुट कर सकते हो तुम लोग? इंफिनिटी पुट करने से क्या आएगा आंसर? नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना? तो जब भी हम लोग को इंफिनिटी कहीं सब्स्टिट्यूट करना रहता है किसी टर्म में, तो हम डायरेक्टली जैसे x टेंड टू इंफिनिटी है f ऑफ x में, सो हम लोग कभी भी f ऑफ x में डायरेक्ट x टेंड टू इंफिनिटी नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग? पहले f ऑफ x का जो भी टर्म है उसको 1/x के फॉर्म में लाते, ठीक? सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग x टेंड टू इंफिनिटी द वैल्यू टर्म विल चेंज टू 0, ठीक? तो वही चीज यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ये करने के बाद पहले इंटीग्रेट कर लिए, जो भी फंक्शन आया आंसर वो लिखा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करने से पहले इसमें जितने भी टर्म्स है उसको 1/s के फॉर्म में लाना है। 1/s या 1/s² जो भी टर्म पावर आ रहा है, सारे टर्म्स 1/s के फॉर्म में आने चाहिए, ठीक? तो इसमें तो हम सिंपली कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं s से डिवाइड कर दूं, देन आई कैन राइट दिस टर्म एज log ऑफ a प्लस 1 प्लस a/s अपॉन 1 प्लस b/s, ठीक? अब इसके बाद मैं इसमें लिमिट पुट कर सकती हूँ, अपर लिमिट इंफिनिटी भी पुट कर पाऊंगी, है ना? लोअर लिमिट तो हम पुट कर ही सकते थे, अपर लिमिट पुट करने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? अब अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा बताओ मुझे? लोग अपर वैल्यू क्या आ रही है? मैम 0 हाँ, log ऑफ 1 आ रहा है विच इज 0, है ना? s टेंड टू इंफिनिटी कर रहे हो तो आ रहा है log 1 की वैल्यू होती है 0, और लोअर लिमिट डालोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम s ही लिखने वाले हैं s की जगह, ठीक? तो ये आ जाएगा 1 प्लस a/s अपॉन 1 प्लस b/s, ठीक? तो हमारा मोटिव क्या था ऐसा लिखने का, जिससे कि हम इंफिनिटी पुट कर पाए। अब इंफिनिटी वाला काम तो हो गया, तो हम वापस इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ log s प्लस a अपॉन s प्लस b, ठीक? अब तुम लोगों को पता है log की प्रॉपर्टी होती है, जो मल्टीपल होता है वो पावर बन जाता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, दिस इज सेम एज log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस a अपॉन s प्लस b का होल पावर -1, राइट? और दैट इज सेम एज राइटिंग log ऑफ s प्लस b अपॉन s प्लस a। तो ये हमारा आंसर आ गया, f bar of s is equal to log of s plus b upon s plus b। क्लियर है? एक और बार रिपीट करूं? समझ में आया है कि फिर से बताना है? बोलो मैम आगे आगे। बन गया सबका? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाई टी वाले फॉर्म से ही बनाते हैं हम लोग। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस cos t होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक? चलो तो इसमें अब तुम लोग मेरे को स्टेप्स बता दे जाओ क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? f of t क्या दिया हुआ है? f of t is the given function, ठीक? अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है हमको यहाँ पे? मैम डिवाइड, हाँ डिवाइड वाला। तो इसके लिए पहले हम लोग को किसको लेना पड़ेगा नया फंक्शन? 1 माइनस cos, हाँ 1 माइनस cos t। तो नया फंक्शन ले लेंगे, लेट g of t is 1 माइनस cos t। Put it equation 2। अब 1 माइनस cos t है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। g bar of s will be
Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos t. So what is the Laplace transform of 1? One by s. 1 by s. And what is Laplace transform of cos t? एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है, बाकी सब लोग क्या सो गए हो कि याद नहीं है कुछ भी? S upon S. 1 by s और दूसरा क्या आएगा? 1 upon सॉरी s upon s square plus 1. फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखोगे, मैं हर बार नहीं लिखूंगी, तुम लोगों को याद से लिखना है. जहां पे जो जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो मेंशन होना जरूरी है. ठीक. हाँ, अब इसको एक बार एक चीज यहाँ पे नोट करके चाहे रख लो साइड में. जब भी जैसे हम लोगों को यहाँ पे जी बार ऑफ एस जो आया उसको आगे और ऑपरेट करना है हमको, है ना. अपना हमारा फंक्शन जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन था वो जी ऑफ टी नहीं था, है ना, उसको आगे और सॉल्व करना है. तो जब भी इस तरह से आता है तो जो टर्म आया इसको आगे सिंप्लीफाई करना मत करना, चाहे वो कितना भी इजी दिख रहा हो. सिंप्लीफिकेशन नहीं करना आगे. सिंप्लीफाई पूरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही सिंप्लीफाई करोगे. जब भी तुम कुछ भी आंसर लिखना है फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके लिखोगे. बीच के स्टेप में जब भी आ रहा है कोई फंक्शन, ट्रांसफॉर्म फंक्शन, उसको एज सच लिख के करो तो तुमको आगे के प्रोसीजर इजी पड़ेंगे. ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. हमको इक्वेशन 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है. हमको मिल जाएगा f bar of s is equal to लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t अपॉन t स्क्वायर. ऐसा है ना. ठीक, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा? क्या बताया था, बताओ चलो पलट के देखो पेजेस और मेरे को बताओ क्या आएगा. क्या करना रहेगा? डबल. हाँ, डबल इंटीग्रेट करना है. किसके रिस्पेक्ट में? S. लिमिट क्या लेना है? S to infinity. आज मैं सिर्फ ये को पढ़ा रही हूँ, क्रिश चोपड़ा ना. Yes, ma'am. आज सिर्फ क्रिश चोपड़ा को पढ़ा रही हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं. चलो क्रिश तुम ही पढ़ लो क्योंकि एग्जाम तो फाइनली देना ही है. So we are having s to infinity g bar of s ds. फिर से आ जाएगा s to infinity. जो भी आंसर आएगा ना ये पहला इंटीग्रल का, उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे s के रिस्पेक्ट. ठीक, तो एक को रहने देते हैं s to infinity, एक को इंटीग्रेट करते हैं. s to infinity हमारा फंक्शन क्या आता है? 1 by s minus s upon s square plus 1. इसको एक बार इंटीग्रेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है. वन बाई एस के इंटीग्रेशन लॉग एस और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर प्लस 1 उसको u ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2s ds इज इक्वल टू du और दैट इज s ds इज इक्वल टू du अपॉन 2. ठीक, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा du अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय u. और ये इस तरह से इंटीग्रेट करने के बाद मतलब इंटीग्रेशन ऑफ s ds अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन du by u. तो ये आंसर कितना आ रहा है? log 1/2 log u. ठीक, और log u को s के टर्म्स में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1. तो ये चीज को साइड में लिख देना और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर s के टर्म्स में लिखना है, u के टर्म्स में मत. ठीक, तो ये आ जाएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2. ठीक, और इसमें लिमिट हमको पहले पुट करना है s टू इंफिनिटी, फिर से उसके बाद हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे. ठीक, अब इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे s टू इंफिनिटी, लिमिट पुट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 1/2 जो है इसको मैं अगर कॉमन ले लूं तो ये ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 2 log s माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1
जिससे कि हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। Yes, लॉग ऑफ ए, हाँ बोलो। अब लॉग ऑफ एस जो है 2 log s, उसको मैं log ऑफ एस स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना। ठीक, हमको ये भी लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, लिमिट यू हैव टू पुट एस टू इंफिनिटी। ठीक, अगेन वही कंडीशन है, मुझे इंफिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं करना है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी। आई कैन राइट दिस लॉग फंक्शन एज 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब हम इसमें लिमिट पुट कर पाएंगे एस टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पुट करेंगे अगेन यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज log 1, दैट इज 0, और डिनोमिनेटर पुट करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, यानी आएगा माइनस ऑफ log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। इसको भी और ऐसे लिखे, ऐसा इंटीग्रेट करना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -1 का पावर ऊपर ले लो और एस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आने वाला है log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसको हमको आगे फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो फिर से इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो इंटीग्रेट करना इजियर पड़ेगा। ये बन जाएगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एस स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना इजी पड़ेगा, लेकिन हम इस फॉर्म में लिमिट नहीं पुट कर पाते, इसीलिए हमने ये पूरा किया। नहीं तो हम ऐसा कर सकते थे ना कि ऐसे ही रहने देते, इसको चेंज नहीं करते, लेकिन इसको बिना चेंज किए हम लोग ये अपर लिमिट नहीं पुट कर पा रहे थे, इसलिए ये पूरा प्रोसेस किया। अब हमारे पास लिमिट डालने के बाद ये फंक्शन बच रहा है। ठीक, इसको मुझे फिर से एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो तुम लोग को लॉग एक्स का इंटीग्रेशन याद है कैसे करते थे? आइलेट लेते थे, उसके लिए फर्स्ट टर्म को हम लोग 1 लेते थे और आइलेट लगाते हैं तो log x का इंटीग्रेशन आता है x इंटू log x माइनस x, आता है ना। ठीक, तो ये जो सेकेंड टर्म है इसको तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि log ऑफ एस स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 2 log x। तो ये डायरेक्टली log s का इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म में लेकिन यहाँ पे टर्म जो है वो सिर्फ x नहीं, एस स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, तो इफ आई टेक एस स्क्वायर प्लस 1 एज इक्वल टू x, तो ये डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइलेट लगा के हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करके ही बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ -2 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हमारे पास टर्म बचा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो? मैं अभी सिर्फ लिमिट इंटीग्रेट करना बता रही हूँ, लिमिट लास्ट में पुट करेंगे। ये आ जाएगा एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन s, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ मुझे? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan यस, tan इनवर्स s, ऐसा आएगा।
गॉट इट? लिख लिया यहाँ तक? सबका हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलो आगे और, अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया ना। चलो फिर यहाँ तक की इंटीग्रेट तुम लोग कर लो, आगे मैं बताती हूँ। ये टर्म्स को पुट करना, उसके बाद लिमिट डालना है हम लोग को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है? हाँ बोलो। मैम वो असाइनमेंट का कितना क्या करना है? क्या क्या क्या? मैम असाइनमेंट का पूरा यूनिट 5 तक दे दिया, मतलब अपन को कितना तक करना है? यूनिट 5 तक दे दूँ? अच्छा हाँ, ऐसा yes, क्या? नहीं मैम, गलती से हाँ आपने नहीं, यूनिट तुम 5 लोगों का से यूनिट 1 और 2 का देना है, वो मैं गलती से उसको डिलीट करना भूल गई। पूरा कॉपी ऑल कर ली थी मैं, वो नीचे के पोर्शन तुम लोगों को नहीं करने, सिर्फ यूनिट 1 और 2 करना। मैम Okay, तो ma'am. उसका डेट ऑफ सबमिशन सीटी के बाद नहीं रख सकते? सीटी के बाद कर सकते हो, डेट सबमिशन का जरूर मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीटी के पहले वो क्वेश्चंस कर लेना तुम लोगों के लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा अगर तुम लोग सीटी के पहले अटेम्प्ट कर लेते हो असाइनमेंट, तो फिर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी करना है ना। सीटी के बाद सबमिट कर सकते हैं ना? तो वही बात है ना, अगर तुम लोग उसके पहले बनाओगे क्वेश्चन तो उसको फेयर में लिख के